twist and rhythm. Hear the whistle, kick the ball. The entire world soars like an eagle. La 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 la. I dare you. और इस वक्त हमारे साथ हमारे खेल संवाददाता जो है रोहित जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। रोहित, जैसा कि हम कल भी बात कर रहे थे, स्पेन और नीदरलैंड काफ़ी मजबूत टीमें हैं और ये जो टीमें हैं दोनों में से किसी को भी हम कमज़ोर नहीं मान सकते क्योंकि दोनों ही टीमें काफ़ी बेहतर करती आई हैं। लेकिन स्पेन जो कि नंबर 1 मानी जा रही थी, दुनिया की नंबर 1 टीम मानी जा रही थी, 60 साल बाद इतनी करारी शिकस्त झेल रही है। बिल्कुल, अगर हम कल की बात करें तो कल जैसा कि हर कोई मान रहा था कि स्पेन कहीं ना कहीं इस गेम में डोमिनेट कर जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। रॉबिन वैन पर्सी और अर्जेन रॉबिन, अगर आप इन दोनों का गेम देखें, हम कल जैसा कि बात कर ही रहे थे कि अगर कोई स्पेन के डिफेंस को भेद सकता है तो ये दोनों खिलाड़ी होंगे। और बड़े नाम हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड और बायर्न म्यूनिच की सफलता जो लास्ट ईयर रही है यूएफए चैंपियंस लीग, चाहे आप ला लीगा में देखिए अलग अलग गेम्स में, इन दोनों की वजह से वो टीमें आगे रही हैं। तो कहीं ना कहीं फिर से एक बार इन दोनों ने परफॉर्मेंस अपना यहाँ दिखाया इस बड़े मैच में। स्पेन से बदला लेना था, जैसा कि हम कह ही रहे थे कि फाइनल का बदला लेना है और बड़ी जीत तो है ही, साथ ही साथ ये दोनों जो स्ट्राइकर हैं, एक विंग खेलते हैं, अर्जेन रॉबिन हालांकि विंग खेलते हैं और स्ट्राइक करते हैं वैन पर्सी। तो जिस हिसाब से ये लोग खेले हैं, ये दोनों खेले हैं, इन्होंने जिस हिसाब से जो डिफेंस भेदा है वो बेहतरीन है। बिल्कुल रोहित, जिस तरीके से हमने वेन पर्सी का गोल देखा, ये कहना गलत नहीं होगा कि वेन पर्सी के गोल ने ही जो ये मैच था ये स्पेन की झोली में डाल दिया। बिल्कुल, अगर आप उस गोल को देखें तो उससे पहले जितने भी अटैक्स हो रहे थे, ऑफ साइड के लिए जा रहे थे सारे अटैक्स, उस समय रॉबिन वैन पर्सी ने बात करी और फिर एक फ्लायर हेडर मांगा विंग से, और वो जो हेडर उन्होंने किया वो कहीं ना कहीं जो फर्स्ट हाफ से पहले, एंड होने से पहले उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी, स्पेनिश प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी, जिस तरह से खेलते हैं पूरी तरह से डोमिनेट कर जाते हैं। हाँ। और वो चीज़ देखने को मिल रही थी इस गेम में भी। अगर आप फर्स्ट 30 मिनट्स देखें इस टीम का तो पूरी तरह से डोमिनेट कर रखा था स्पेनिश ने, जो वो कहते हैं टिकी टाका टर्म, बिल्कुल पोजीशंस के हिसाब से खेलते हैं, पासिंग्स अपने पास रखते हैं और उसके बाद अटैक करते हैं। लेकिन कल ये टिकी टाका स्टाइल जो है ये काम नहीं आया है, बल्कि नीदरलैंड ने जो है लंबे पासेस का इस्तेमाल किया और उसके बाद उन्होंने गोल किए हैं। और ये जो टिकी टाका स्टाइल जिससे कि अब तक डोमिनेट करती आई थी स्पेन, इस स्टाइल को बिल्कुल भी चलने नहीं दिया है। बिल्कुल नितिशा, आपने बिल्कुल सही कहा। टिकी टाका स्टाइल पहले 30 मिनट, अगर हम कहें पहले 30 मिनट बिल्कुल देखने को मिला। स्पेनिश टीम बिल्कुल मूव कर रही थी बॉल को, एक प्लेयर्स एक दूसरे को पासिंग कर रहे थे, पर उसके बाद जब पहला गोल लगा, जावी अलोंसो ने जो डियोगो कोस्टा को गिराया वहाँ पे डिफेंस में जो प्लेयर थे उन्होंने गिराया, और उसके बाद जावी अलोंसो ने जो पेनल्टी किक करके पहला गोल स्कोर किया। हाँ। उसके बाद बहुत अच्छा बाउंस बैक किया नीदरलैंड ने और अटैक्स करने की कोशिश की, जिससे अंडर प्रेशर आ गई स्पेन। जी। और शुरुआत में थोड़े से ऑफ साइड्स मिले, लेकिन उसके बाद रॉबिन वैन पर्सी का वो हेडर जिसने पूरा गेम, अगर आप एक टर्निंग पॉइंट उठाएंगे इस मैच में तो वो रॉबिन वैन पर्सी का वो हेडर था जिसने पूरा का पूरा गेम बदल कर रख दिया। बिल्कुल, और इसके साथ साथ स्पेन का जो डिफेंस था वो भी काफ़ी हल्का नज़र आ रहा था कल, या फिर यूं कहें कि नीदरलैंड का जो अटैक था वो बहुत मजबूत नज़र आ रहा था। नितिशा, शुरुआत में अगर आप देखें तो सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे स्पेन हावी हो जाएगा, डिफेंडिंग चैंपियंस की तरह खेल रहा था। और शुरुआत में एक जो कमजोरी देखने को मिली वो था सिल्वा ने गोल छोड़ा, डियोगो सिल्वा ने गोल छोड़ा, और वो कहीं ना कहीं भारी पड़ा। उसके बाद में फर्नांडो टोरेस भी आए, उन्होंने भी एक गोल छोड़ा, तो अपॉर्चुनिटीज़ कई छूटी। जिस तरह का गेम स्पेन से हमेशा देखने को मिला है, चाहे आप यूरो 2008 से शुरू करें, उसके बाद 2010 का वर्ल्ड कप देखें, यूरो 2012 में आए, जिस तरह से स्पेन खेलती थी, तीनों डिपार्टमेंट्स हैं, मेन जो तीनों डिपार्टमेंट्स माने जाते हैं, डिफेंस हो गया, मिडफील्ड हो गया और स्ट्राइकर हो गए, तीनों जगह फ्लॉप रहे। डिफेंस तो ऐसा लग रहा था जैसे पुयोल के बिना पूरी तरह से कंफ्यूज है सर्जियो रामोस और बॉस्केट। हाँ। कि किस तरह से नीदरलैंड के इन दोनों खिलाड़ियों को, चाहे वो अर्जेन रॉबिन हो चाहे वो रॉबिन वैन पर्सी हो, क्योंकि अगर आप इनका अटैक देखें, ये एक ऐसा अटैक नहीं था कि जो बिल्कुल बीच से आप गेम ला रहे हैं जो आमतौर पे किया जाता है। ये अटैक था विंग की तरफ से, ये अटैक था डिस्टेंस अटैक था, इंडिविजुअल्स एफर्ट बहुत ज़्यादा थे। अगर आप कॉर्नर के गोल को छोड़ दें जो बिल्कुल फ्लायर उठाया गया था, उसको अगर आप छोड़ दें तो कहीं ना कहीं अर्जेन रॉबिन जो पूरी काउंटर अटैक, जो लास्ट गोल हुआ पूरी तरह से काउंटर अटैक का था। रॉबिन वैन पर्सी का आप गोल देखें, इंडिविजुअल एफर्ट पे वो गोल था। तो ये जो गोल्स थे बहुत बेहतरीन गोल्स थे, इंडिविजुअल एफर्ट्स था और गोल्स हर जगह से लगे हैं। ये सबसे बड़ी बात है नीदरलैंड की टीम के लिए कि उन्हें कमज़ोर ना आका जाए इस विश्व कप में, क्योंकि उनके जो 2 टॉप के प्लेयर्स हैं वो टॉप की फॉर्म में हैं।
बिल्कुल रोहित, सबकी जबान पर अब यही बात है कि क्या नीदरलैंड जो है वो अंडरडॉग साबित हो पाएगी और क्या स्पेन के लिए वापसी करना अब जो है मुमकिन होगा इस पूरे मैच में। आप हमारे साथ बने रहें रोहित। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे स्पोर्ट्स प्लस के साथ। Feel how the planets become one. Beats like a drum to this and rhythm. Hear the whistle, kick the ball. The entire world soars like an eagle. How dare you? और लगातार रोहित जुगलान हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम इस मैच पर चर्चा करेंगे। रोहित, जिस तरीके से अगर हम आंकड़ों की बात करें तो इटली की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। 8 मैच अब तक इटली और इंग्लैंड ने आमने सामने रहकर खेले हैं, जिनमें से सिर्फ एक में ही इंग्लैंड ने बाजी मारी है, 2 ड्रॉ रहे और बाकी के जो 5 मैच थे वो इटली की झोली में चले गए। तो इस लिहाज से ये माना जाए इटली इस बार भी मजबूत है। कहीं ना कहीं देखिए नितिशा, ये दिमाग में होगा इटालियन प्लेयर्स के कि हम इनके ऊपर जीत दर्ज कर चुके हैं। चाहे आप लेटेस्ट जो लास्ट इनका आपस में मुकाबला हुआ था वो यूरो 2012 में हुआ था। हालांकि मुकाबला पेनल्टीज़ में गया था, लेकिन उस समय भी जो इटालियन प्लेयर्स थे उनका गेम ज़्यादा डोमिनेंट था। तो इस समय ये बिल्कुल याद रखा जाएगा कि इस टीम को कहीं ना कहीं जो इसके एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, खासकर गोलकीपर बुफॉन, उसके बाद आंद्रे पर्लो हैं मिडफील्ड में और मारियो बालोटेल्ली सेमीफाइनल में 2 गोल कर चुके हैं और बड़े मैच का प्रेशर जानते हैं बालोटेल्ली। लेकिन इन तीनों खिलाड़ियों के साथ अगर आप देखें तो इटालियन प्लेयर्स कहीं ना कहीं इस किसी दबाव में नहीं होंगे और जो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं उनके ज़रूर एक मेंटल प्रेशर होगा कि हम इनके ऊपर जीत दर्ज नहीं कर पाए और बड़े मौक़ों पर फेल होती आई है इंग्लैंड की टीम। और इस बार ज़रूर ये मौका होगा कि जीत दर्ज की जाए, बड़े प्लेयर्स आगे आएँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और उसके बाद स्ट्राइक करें गेम में। बिल्कुल, अगर दोनों टीमों की बात करें तो स्टार खिलाड़ी दोनों ही टीम में है रोहित, चाहे हम इटली की बात करें या इंग्लैंड की, दोनों में ही स्टार खिलाड़ी हैं। लेकिन ये भी एक सच है कि दोनों टीमों के पास पीछे मुड़कर देखने के लिए कुछ खास नहीं है। खिलाड़ियों की बात करें तो उन्होंने यूरोपियन लीग्स में कुछ खास ऐसा प्रदर्शन किया नहीं है कि जिसके लिए उनके बारे में हम उन पर पूरा का पूरा दारोमदार रखा जाए। जी बिल्कुल, जैसा मैंने कहा यूरो 2012 को अगर आप देखें, उसके बाद अगर आप इटली का प्रदर्शन अगर आप वहाँ पर देखें तो ठीक है, वहाँ पे माना जाता है कि इटली ने बहुत अच्छा शानदार खेल दिखाया था यूरो कप में, क्योंकि अच्छी टीमें हैं यूरोपियन कॉन्टिनेंट में फुटबॉल की जी। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो ऐसा कुछ नहीं है इटालियन प्लेयर्स के पास, क्योंकि अधिकतर अगर आप इनके प्लेयर्स देखें जो इस नेशनल टीम में हैं या जो आज के मैच में खेलेंगे वो जुवेंटस या AC मिलान से हैं। तो इन दोनों अगर आप क्लब्स की बात करें तो कोई ज़्यादा बड़ी ट्रॉफीज़ नहीं जीते हैं या ज़्यादा यूरोपियन लीग्स में इनका कोई बड़ा ऐसा नाम नहीं रहा है या कोई ऐसा बड़ा प्लेयर निकल कर नहीं आया है जिसने हालांकि ट्रॉफी तो ना दिलाई हो लेकिन अपने दम पे इंडिविजुअल एफर्ट जिसका बहुत अच्छा रहा हो। जैसे कल हमने डियोगो कोस्टा की बात की थी, एटलेटिको मैड्रिड से खेले थे, हालांकि जीती नहीं लेकिन परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहा था कि आज पूरी जो वर्ल्ड कप जो लोग देख रहे हैं उनकी नज़रें डियोगो कोस्टा पर हैं। तो ऐसा कोई खिलाड़ी, अगर कोई एक खिलाड़ी मैं कहूँ इटली की तरफ से है तो थोड़ी सी नज़रें बालोटेल्ली पर होंगी और बुफॉन और आंद्रे पर्लो पर इसलिए होंगी क्योंकि आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है। तो बहुत ज़रूरी हो जाएगा ये देखने कि इटली इस मुकाबले में किस तरह से खेलता है। और अगर आप वहीं इंग्लैंड की बात करें तो वैन रूनी हर बार फेल होते आए हैं बड़े मुकाबलों में। स्टीवन जेरार्ड काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, लिवरपूल की कैप्टनसी करते हैं, यहाँ पे कैप्टनसी में उन्हें कुछ दम दिखाना होगा और इंग्लैंड को जो सूखा है विश्व कप का उनके लिए ख़त्म करना होगा स्टीवन जेरार्ड को। बिल्कुल, इटली के जो स्ट्राइकर हैं मोंटो इस वक्त इंजर्ड हैं, बाहर है, क्या ये एक सेटबैक माना जा सकता है इटली के लिए? बहुत बड़ा सेटबैक है, बहुत बड़ा सेटबैक है इटालियन प्लेयर्स के लिए और पूरे के पूरे इटालियन क्लब के लिए, माफ़ कीजिएगा पूरी की पूरी इटालियन टीम के लिए कि जिस तरह से ये जो पूरा परफॉर्मेंस था, कहीं ना कहीं मारियो बालोटेल्ली सिर्फ एक अकेले अगर आप उन्हें देखें इस टीम में तो एक ऐसा खिलाड़ी है जो आपको स्ट्राइक में गोल करके दे सकता है। लेकिन उनके अलावा अगर आप उनके स्ट्राइकर्स पे नज़र दौड़ाएं तो कोई ऐसा खिलाड़ी आपको बड़ा नाम नहीं देखने को मिलेगा, या सिर्फ बड़ा नाम नहीं, कोई ऐसा अच्छा स्ट्राइकर देखने को नहीं मिलेगा जिसे आप कह सकें हाँ हम इस खिलाड़ी पर निर्भर हो सकते हैं या ये खिलाड़ी हमें इस डिफेंस के खिलाफ गोल करके दे सकता है। तो मारियो बालोटेल्ली अकेले पड़ जाएंगे इस रेस में। वहाँ पे अगर मोंटो होते तो कहीं ना कहीं बहुत एक पॉजिटिव होता है इटली की टीम के लिए। बिल्कुल रोहित, ये जो ग्रुप है ग्रुप डी, इसे ग्रुप ऑफ डेथ भी कहा जा रहा है क्योंकि 3 वर्ल्ड कप चैंपियंस इसी एक ग्रुप में है, उरुग्वे, इटली और इंग्लैंड। इटली और इंग्लैंड आज आमने सामने है, काफ़ी दबाव बन जाता है ऐसे में, खासकर जब एक ही ग्रुप में 3 विश्व कप विजेता हो तो कहीं ना कहीं ये दबाव ज़रूर हावी रहेगा। और क्या इसी के चलते ये मुकाबला जो है इतना बड़ा हो जाता है क्योंकि सभी टीमों को ये पता है कि यहाँ पर अगर हार मिली, यहाँ पर अगर प्रदर्शन बेहतर नहीं हुआ तो वापसी करना काफ़ी मुश्किल रहता है।
बिल्कुल नितिशा, ये आपने बहुत सही कहा कि दबाव में किस तरह से खेलेगी ये दोनों टीमें, क्योंकि तीसरा उरुग्वे है आपके सामने। क्योंकि अगर आप यहाँ पे फ्लॉप हो जाते हैं तो एक और बड़ी टीम आपका इंतजार कर रही है दूसरी तरफ कि आप आइए और हमें भी हराइए, तब जाके कहीं ना कहीं आप कम बैक करेंगे इस टूर्नामेंट में। वरना फिर आपके पास कोस्टा रिका है, चलिए थोड़ी सी कमजोर टीम मान लेते हैं उस टीम को, लेकिन तब भी आपको सिर्फ एक ही विन मिलेगी जो आपको कहीं ना कहीं इस टूर्नामेंट से बाहर कर देगी। तो अगर आपको बाउंस बैक करना है तो आज इस जो पहला मुकाबला है इसमें जीत दर्ज करनी होगी, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो देखना बहुत दिलचस्प रहेगा कि दबाव के बीच ये दोनों टीमें निखर कर सामने आएंगी या बिखर जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित उस पूरी बातचीत के लिए आपका। तो आज बेहद अहम मुकाबला इटली और इंग्लैंड के बीच खेला जाना है। और फिलहाल स्पोर्ट्स प्लस में आज के लिए इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार प्लस। Feel how the planets become one. It's like a drum to death and rhythm. Hear the whistle, kick the ball. The entire world soars like an eagle.